हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के विषय में जो प्रावधान दिए हैं उसको देखेंगे। क्या लैंग्वेज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट्स के बीच में आपस में कम्युनिकेट करने की, कोर्ट्स की क्या लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश और दूसरी रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, क्या अलाउड है, इसको देखेंगे। ये प्रावधान पार्ट 17 में दिए गए हैं और 4 चैप्टर है इसमें, 1 to 4। ठीक है। और आर्टिकल है 343 से 351 तक। तो यूनियन की लैंग्वेज क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंग्वेज क्या होगी। आर्टिकल 343, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई। और न्यूमरल्स क्या होंगे, नंबर्स 1 2 3 4। तो फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स टू बी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। ठीक है। नॉट देवनागरी फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल्स। तो देवनागरी में हम लोग घुमा के लिखते हैं वो 1 2 3 4, वो वाला नहीं होगा। जो इंटरनेशनल फॉर्म्स ऑफ इंडियन न्यूमरल्स है 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। जैसे हिंदी में लिखते हैं 2 3 और 4, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है। देखिए, संविधान के कमिटमेंट के बाद पहले 15 साल के लिए इंग्लिश यूज किया गया था। सारे ऑफिशियल पर्पस, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश यूज किया गया था। क्योंकि उसके पहले संविधान के कमिटमेंट के पहले भी इंग्लिश ही चल रही थी हमारे देश में। और 15 साल के बाद आर्टिकल 343 ने पार्लियामेंट को ये पावर दी कि वो कानून बनाए, किस लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करने के लिए और देवनागरी फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल्स यूज करने के लिए। देवनागरी फॉर्म्स ऑफ न्यूमरल ये वाला, और 1 2 3 4 देवनागरी नहीं, ये इंटरनेशनल है ये वाला है। 343 ने, देखिए ऑफिशियली तो संविधान तो कहता है कि हिंदी यूज होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, और ये इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स यूज होंगे। ठीक है। तो लेकिन फिर आर्टिकल 343 ने पावर दी पार्लियामेंट को, वो चाहे तो कानून बना करके इंग्लिश को भी यूज कर सकती हैं और देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी पावर को यूज करके पार्लियामेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास किया। इसमें क्या दिया गया है कि इंग्लिश अब यूज होती रहेगी। ठीक है। इनडेफिनेटली, हमेशा हमेशा के लिए, बिना किसी अंत के इंग्लिश यूज होती रहेगी, इन एडिशन टू हिंदी। तो हिंदी का तो दिया हुआ है ऊपर की हिंदी यूज होता है। किस लिए यूज होगी, जो भी ऑफिशियल पर्पस है सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, वो इंग्लिश उसमें यूज होती रहेगी हिंदी के साथ साथ। ठीक है। और कुछ केसेस में ये एक्ट कहता है कि इंग्लिश को कंपलसरी है यूज करना इन एडिशन टू हिंदी, इन सर्टेन केसेस। वो उसमें स्पेसिफाइड है उस केसेस में कि कंपलसरी यूज होगा इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी। आर्टिकल 343 देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अलाउ करता है यूज ऑफ हिंदी, यूज ऑफ इंग्लिश इन एडिशन टू हिंदी। और वो न्यूमरल्स इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स, देवनागरी फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स नहीं यूज होंगे। आर्टिकल 344 पे आ जाते हैं। कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। कुछ कमीशन या कमिटी बनाई जाएगी पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर। आर्टिकल 344, देखिए आर्टिकल 344 में लिखा है कि जो संविधान का कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके 5 साल बाद और फिर 10 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। किस लिए अपॉइंट किया जाएगा, टू मेक रिकमेंडेशंस विद रिगार्ड टू प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। वो अपनी रिकमेंडेशंस देगा कि हिंदी को कंटिन्यू किया जाए। ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज का को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। और जो भी उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं इसके विषय में वो अपनी रिकमेंडेशंस देगा। हिंदी लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए और इंग्लिश लैंग्वेज को कम किया जाए। तो 5 साल और 10 साल के लिए लिखा था। 26 जनवरी 1950 के बाद 5 साल, फिर 10 साल।
तो 5 साल 1955 में हो गया, तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा बनाया गया, और उसने अपनी रिपोर्ट 1 साल बाद 1956 में दे दी। लेकिन 10 साल बाद कोई कमीशन नहीं बनाया गया, ठीक है। और जो कमेटी है, एक कमेटी भी बनाई जानी है पार्लियामेंट की कमेटी भी बनाई जानी है। वो उसका काम क्या होगा, जो कमीशन ने रिपोर्ट दी उसको एग्जामिन करना, और जो उसकी रिकमेंडेशन आई उसको एग्जामिन करना, और इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी, उसके ऊपर रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो 5 साल के बाद तो कमीशन बना था, लेकिन 10वें साल पे कमीशन नहीं बना, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। रीजनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज एक राज्य की क्या होगी, 345 आर्टिकल। जो विधायिका है स्टेट की, वो एक कानून बना के भी क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन द स्टेट। उस राज्य में जो भी लैंग्वेज यूज हो रही है उसमें से कोई एक या एक से अधिक लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकती है। उसके लिए राज्य की विधायिका को एक कानून बनाना होगा, या फिर हिंदी को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। इसलिए ये अपने सारे ऑफिशियल पर्पस के लिए इस लैंग्वेज को यूज करने के लिए उस स्टेट में। अच्छा, मान लीजिए कोई कानून ना बनाए, कोई किसी राज्य की विधायिका किसी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने के लिए, तो उस केस में इंग्लिश लैंग्वेज चलता रहेगा ऑफिशियल पर्पस के लिए है। ये जो पावर दिया गया है आर्टिकल 345 में, उसके तहत अधिकतर स्टेट्स ने अपनी रीजनल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया है एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। बस नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट किया है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। ये तो एक स्टेट के भीतर की बात हो गई। अब आर्टिकल 346 डील करता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच कम्युनिकेशन होना है, या एक स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन होना है, तब कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। अभी जो है कि जो लैंग्वेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज की है अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए, यानी कि इंग्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है इंग्लिश को, वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होगी जब कम्युनिकेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हो रहा है, या फिर एक स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंग्लिश को ऑथराइज किया है। अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक स्टेट एग्री कर जाए कि हिंदी लैंग्वेज होगी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो फिर हिंदी वो हो जाएगी। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 है। अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और एक नॉन हिंदी स्टेट के बीच में, यानी कि नॉन हिंदी स्टेट का मतलब ऐसा स्टेट जो हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट नहीं किया है, तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज। और अगर मान लीजिए कोई हिंदी स्टेट कम्युनिकेशन कर रहा है एक ऐसे स्टेट के साथ जो नॉन हिंदी स्टेट है, जहां पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो फिर उसको अपना कम्युनिकेशन के साथ साथ एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी भेजना होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 347 पे आ जाते हैं। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। अगर किसी एक राज्य में एक बड़ी संख्या में पॉपुलेशन कोई लैंग्वेज बोलती है, तो उसके विषय में क्या प्रावधान है। अगर कोई एक सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन है किसी राज्य में जो कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलती है, तो फिर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको उस लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा दे उस पूरे राज्य में, ठीक है, या फिर उस राज्य के एक हिस्से में। और किस लिए ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा दें, वो उसका पर्पस खुद अपना नोटिफाई करेंगे प्रेसिडेंट की इस पर्पस के लिए इस राज्य के इस हिस्से में या इस राज्य के पूरे राज्य में ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट संतुष्ट होने चाहिए कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन उस स्टेट का ये चाहता है कि ये वो लैंग्वेज जो वो बोल रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, और इसके विषय में एक डिमांड उनसे की गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या लैंग्वेज यूज होगी? सुप्रीम कोर्ट लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट्स एंड फॉर एक्ट्स, बिल्स एक्सेट्रा, आर्टिकल 348। सुप्रीम कोर्ट में क्या लैंग्वेज यूज होगी, हाई कोर्ट में क्या लैंग्वेज होगी, और इसके अलावा जो तमाम कानून आते हैं, एक्ट्स आते हैं, बिल्स आते हैं, तो तमाम और नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, उनमें क्या लैंग्वेज यूज होगी। तो आइए इसको एक एक करके देखेंगे हम लोग। अभी क्या क्या चीजें कंपल्सरी इंग्लिश में होनी ही चाहिए, कंपल्सरी है इंग्लिश में होना। ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो कंपल्सरी इंग्लिश में होना चाहिए। और जो देखिए एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होता है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट का मतलब अ टेक्स्ट विच इज बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, एक ऐसा लिटरेचर जो एकदम बेस्ट ऑफ इट्स काइंड है और इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की संभावना ना हो। ठीक है, तो जैसे ट्रांसलेट किया जाता है तो एकदम बेस्ट ट्रांसलेशन होगा, जो वो उसको अथॉरिटेटिव टेक्स्ट कहेंगे। ठीक है, और एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इंग्लिश में होगा, किसका होगा? ऑफ ऑल द बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस और अमेंडमेंट्स देयरटू टू बी मूव्ड इन द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इन द हाउस और ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। जितने भी बिल्स मूव हो रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, या उनमें कुछ अमेंडमेंट मूव हो रहा है, तो भले वो इंग्लिश में नहीं मूव हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इंग्लिश में होना कंपलसरी है। जितने भी कानून पास किए गए पार्लियामेंट द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, या फिर ऑर्डिनेंस निकाले गए प्रेसिडेंट द्वारा या गवर्नर द्वारा, वो भले किसी दूसरी लैंग्वेज में हो, लेकिन उसका अथॉरिटेटिव टेक्स्ट एक होना चाहिए इंग्लिश में, कंपलसरी है वो। जितने भी ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस और बायलॉज इशू किए गए हैं संविधान के अंतर्गत या फिर किसी कानून के अंतर्गत, चाहे वो कानून पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो, वो सारे कानूनों का, वो सारे ऑर्डर्स का, रूल्स का, रेगुलेशंस का, बायलॉज का एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इंग्लिश में होना कंपलसरी है। हालांकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि इसमें थोड़ा चेंज कर सकती है, वो कानून बना करके इसको बदल सकती है। अच्छा, हाई कोर्ट में अगर किसी और लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो फिर तो प्रोसीडिंग्स अगर करानी है, मान लीजिए हाई कोर्ट में किसी और लैंग्वेज में प्रोसीडिंग्स करानी है, अभी हमने देखा कि इंग्लिश में करना मैंडेटरी है, तो लेकिन फिर अगर दूसरे लैंग्वेज में करानी है, तो गवर्नर जो उस स्टेट के हैं, प्रेसिडेंट की कंसेंट ले करके वो ऑथराइज कर सकते हैं यूज करने के लिए हिंदी लैंग्वेज, या फिर कोई दूसरा लैंग्वेज जो ऑफिशियल पर्पस के लिए उस स्टेट में है। उस स्टेट के हाई कोर्ट पे ही केवल लागू होगा, उस स्टेट के हाई कोर्ट पे लागू होगा। गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेकर के और ये हिंदी लैंग्वेज को ऑथराइज करते हैं हाई कोर्ट में यूज करने के लिए, या कोई जो स्टेट में जो लैंग्वेज चलती है ऑफिशियल पर्पस के लिए उसको ऑथराइज करते हैं कि वो जो सारी प्रोसीडिंग्स उस हाई कोर्ट की, जो हाई कोर्ट उस राज्य के पर्पस के लिए है, उस हाई कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग्स इस लैंग्वेज में होगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ऑथराइज तो कर देंगे, लेकिन कोई भी जजमेंट या डिक्री या ऑर्डर जो पास किया जाएगा हाई कोर्ट द्वारा, उसमें ये ऑथराइजेशन नहीं चलेगा, वो इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऑथराइजेशन इस चीजों पे काम नहीं करेगा, चाहे जजमेंट हो, डिक्री हो, ऑर्डर हो, इसके ऊपर वो ऑथराइजेशन काम नहीं करेगा, वो इंग्लिश में होना चाहिए। अच्छा, जो भी बिल्स पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में, जो भी बिल्स स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, केवल राज्य विधायिका, और या फिर कानून है, एक्ट्स है, राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए जाते हैं, और वो अगर इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है, अगर कोई स्टेट के लेजिस्लेचर ने इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज को ऑथराइज किया हुआ है अपने स्टेट में, किस पर्पस के लिए, जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं उनके लेजिस्लेचर में, या एक्ट्स पास किए जाते हैं उनके लेजिस्लेचर द्वारा, या फिर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, या फिर किसी ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन या बायलॉज में के लिए उन्होंने
ऑथराइज किया हुआ है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज को। अगर किया हुआ है ऐसा तो एक ट्रांसलेशन पब्लिश करना होगा उनको कंपल्सरली इंग्लिश लैंग्वेज में। वो गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंडर वो ट्रांसलेशन पब्लिश करना होगा और वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा। और वो जो ट्रांसलेशन होगा वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होगा उस एक्ट का, रूल्स का, ऑर्डर का इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में क्या प्रावधान दिए गए हैं? देखिए, इसमें ये पहला प्रावधान तो ये है कि हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस एंड बायलॉज पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट आर डीम्ड टू बी अथॉरिटेटिव। जो भी एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स एंड बायलॉज हैं उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश किया गया प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट माने जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि पार्लियामेंट में जितने भी बिल्स प्रस्तुत किए जाएंगे वो हिंदी ट्रांसलेशन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। और कुछ केसेस में स्टेट एक्ट और ऑर्डिनेंसेस भी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि हाई कोर्ट में जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर्स वगैरह सब इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी को ऑथराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर जजमेंट, डिग्री एंड ऑर्डर्स पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, बट दे शुड बी अकम्पनीड बाय एन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हाई कोर्ट में हम लोगों ने देखा था कि प्रोसीडिंग्स वगैरह तो दूसरे लैंग्वेज में हो सकती है, ऑथराइज की जा सकती है, लेकिन जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर्स वगैरह इंग्लिश में होना जरूरी है। लेकिन अगर गवर्नर चाहें तो प्रेसिडेंट से पहले प्रायर परमिशन लेकर के हिंदी का यूज अलाउ कर दे या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्टेट की है वो भी अलाउ कर दे। किस लिए? जजमेंट के लिए, डिक्रीज के लिए, ऑर्डर्स के लिए, जो कि नहीं अलाउड था, जो भी हाई कोर्ट पास करती है ऐसे जजमेंट वगैरह। लेकिन शर्त ये है कि साथ ही साथ उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल इंग्लिश अलाउ करता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी पिटीशन हिंदी में नहीं सुनेगी। ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट में सारी कार्रवाई इंग्लिश में ही होती है। अच्छा, स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशंस फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस, आर्टिकल 350। कोई भी व्यक्ति अगर एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर रहा है अपने ग्रीवांस के रिड्रेसल के लिए, किसको सबमिट कर रहा है? किसी ऑफिसर को, अथॉरिटी को। वो अथॉरिटी चाहे यूनियन की हो, सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, तो उसके लिए वो कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में चलती हैं। अच्छा, प्राइमरी स्टेज पे जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसमें जो फैसिलिटी दी जाएगी कि छोटे बच्चों को कि वो अपनी मदर टंग में पढ़ाई कर सकें, आर्टिकल 350A। ये हर एक स्टेट की को कोशिश करनी होगी कि, और लोकल अथॉरिटीज जो हैं जो स्टेट में, उनको भी कोशिश करनी होगी कि वो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि जो इंस्ट्रक्शंस है प्राइमरी स्टेज पे एजुकेशन के वो मदर टंग में दी जाए। ठीक है। किसको दी जाए? टू चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो बोलचाल, बोली के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से माइनॉरिटी में है। ठीक है ना, संख्या के हिसाब से नहीं, लोग लैंग्वेज के हिसाब से माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनके बच्चों को प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे उनकी मदर टंग में वो एजुकेशन दिया जाए। इसका प्रयास सभी स्टेट को करना होगा और जितनी भी लोकल अथॉरिटी हैं उस स्टेट में उनको भी करना होगा। और इसके लिए प्रेसिडेंट जो चाहे इंस्ट्रक्शन स्टेट को भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 350B है, स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने का लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आप समझ गए, जो लोग संख्या में कम है बोली के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे। स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी क्या होगी? टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, उससे संबंधित सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना और प्रेसिडेंट को उस मैटर्स पे रिपोर्ट करना।
कितने इंटरवल पे, जितना भी इंटरवल पे प्रेसिडेंट चाहें, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउस को के सामने समझ रखवाएंगे, और जो भी कंसर्न स्टेट्स हैं उसकी गवर्नमेंट को भी भेजेंगे। अच्छा, डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 351 है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रमोट करे, हिंदी लैंग्वेज का स्प्रेड हो, पूरा देश में फैले, और टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। उसको इस तरीके से डेवलप करे कि वो एक एक्सप्रेशन का मीडियम बन जाए पूरे सारे देश में। जो कंपोजिट कल्चर है हमारे देश में, विविध कल्चर हैं, उसके बीच में वो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदी हो जाए, उसकी एनरिचमेंट के लिए प्रयास करना, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है प्रमोट करने का, कि हिंदी जो है ना लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया बन जाए, उस जन जन की भाषा हिंदी लैंग्वेज बन जाए। संविधान के 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी गई हैं इंडिया की, वो 22 लैंग्वेजेस फिलहाल उसमें करंटली मेंशन है। कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 पास हुआ था, और उसमें कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर्म करने का प्रावधान था, ठीक है। तो उसका वो फॉर्म किया गया 10 साल के बाद, कमिटी 63 में ये एक्ट पास हुआ था, तो इसके 10 साल बाद 1976 में थोड़ा देरी से ये कमिटी का गठन हुआ, ठीक है। ये एक्चुअली ये एक्ट लागू हुआ था 26 जनवरी 1965 को, तो इससे 10 साल बाद हमें एक कमेटी कंस्टिट्यूट करने का उसमें प्रावधान था। तो 10 साल बाद 1976 में एक कमेटी बनाई गई। कौन कौन मेंबर्स थे? टोटल 30 मेंबर्स थे, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। इसका पर्पस था क्या क्या कमेटी का? टू रिव्यू द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द यूनियन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल पर्पज है उसमें हिंदी के यूज के इस्तेमाल को रिव्यू करना, और इसके लिए एक रिपोर्ट बना करके अपनी रिकमेंडेशन दे करके प्रेसिडेंट को देना। प्रेसिडेंट का क्या रोल था? कि प्रेसिडेंट का रोल है कि भाई वो रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाएं और इसको सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजें। और इसके अलावा उनका ये भी रोल है कि डायरेक्शंस इशू करें उस रिपोर्ट के आधार पर। डायरेक्शंस कब इशू करें? पहले वो रिपोर्ट को खुद कंसीडर कर लें और व्यूज जो स्टेट गवर्नमेंट्स के व्यूज है उसको इकट्ठा कर लें, उसके बाद डायरेक्शंस इशू करें, या तो पूरे देश के लिए या पार्ट ऑफ द देश के लिए, ठीक है। अच्छा, क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस, एक गवर्नमेंट ने एक नया कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज डिफाइन किया है, उसको बोलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज, और उसके लिए क्राइटेरिया डिफाइन किया है कि कोई भी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज कैटेगरी में कैसे आएगी, ठीक है। तो करंटली इसमें 6 लैंग्वेजेस हैं, वो हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। इन 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिला हुआ है और ये क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।